0 plus 5 seconds. Lift-off normal. Here we have a majestic lift-off of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर The launch has also added a feather in the cap of LVM-3 rocket. हम यहाँ महसूस कर सकते हैं। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आज एक ऐतिहासिक दिन है और एक ऐतिहासिक क्षण। दोपहर ठीक 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से LVM-3 M4 रॉकेट के जरिए चंद्रयान को स्पेस में भेज दिया गया। आप भी जानते हैं कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ठीक आपकी तरह हम भी टकटकी लगाए टीवी पे और यूट्यूब पर इस क्षण को देख रहे थे। यकीन मानिए, आपको अंदाजा नहीं होगा आज कितने लोग जब ये लम्हा हो रहा था तो यूट्यूब पर थे। इसरो की जो यूट्यूब फीड है उस पर 1.9 मिलियन लोग एक साथ इस लम्हे को देख रहे थे। इस क्षण के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत की है और जब मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया तो पूरे देश ने दिल थामकर इस क्षण का इंतजार किया। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, टीवी और डिजिटल माध्यम से यह भरोसा सबके मन में था कि लॉन्चिंग जरूर सफल होगी। और फिर खबर आई कि चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में पहुंच गया है, यानी कि जो अब ऐसे ऐसे ऑर्बिट करेगा पृथ्वी के इर्द गिर्द। इसकी खुशी में वैज्ञानिकों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। चंद्रयान 3 को चंद्रमा तक पहुंचने में 40 दिन लगेंगे। चंद्रयान 3 का सफर शुरू हो गया है और सबकी यही दुआ है कि यह सफर कामयाब रहे। चंद्रयान 3 में एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल लगा हुआ है। इसका कुल भार 3900 किलोग्राम है। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन को 100 किलोमीटर चांद तक ले जाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस की स्टडी करेगा। जानकारी के लिए बता दें कि पृथ्वी से चांद की दूरी 3.84 लाख किलोमीटर है। इसरो प्रमुख ने कहा है कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 23 अगस्त शाम 5:47 पर चांद की सतह पर लैंडिंग करेगा। Congratulations, India. Chandrayaan 3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan 3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometers was its intended target orbit, and it is precisely there now. And let us wish all the best for the Chandrayaan 3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan 3 for its further journey towards moon. बहुत बड़ी उपलब्धि। इस ऐतिहासिक क्षण को देखने के लिए स्टूडेंट्स भी इसरो पहुंचे। वो अनुभव उन्हें मिला है जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। I feel very proud that our scientists and our country is doing so good. ISRO is doing better day by day. It was once in a lifetime experience, and I think I will never get to witness something like this again. I feel very proud of my country and it's developing. It's my first time witnessing it live. I feel absolutely exhilarated, and it was an amazing experience. इसरो की वेबसाइट पर इस मिशन के उद्देश्य के बारे में यह बताया गया है कि चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग, रोवर को चांद पर घूमते हुए प्रदर्शित करना, वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना। इसरो की वेबसाइट पर जानकारी दी गई है कि मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लैंडर में कई आधुनिक टेक्नोलॉजी मौजूद है। अगर मिशन सफल रहा तो अमेरिका, चीन, रूस के बाद भारत ऐसा करने वाला सिर्फ चौथा देश बन जाएगा। अमेरिका और रूस दोनों के चंद्रमा पर सफलता से उतरने से पहले कई स्पेसक्राफ्ट क्रैश भी हुए हैं।
चीन ने 2013 में चॉन्ग-ई-3 मिशन भेजा था। यह मिशन पहले प्रयास में ही सफल हो गया था। लेकिन यह क्या है पूरा मामला और क्या करेगा चंद्रयान 3, आइए समझने की कोशिश करते हैं इस प्रस्तुति के माध्यम से। भारत की चांद पर जाने की मुहिम, लॉन्च पैड पर शान से विराजमान भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट। 1. We have ignition. इस रॉकेट का वजन 130 एशियाई हाथियों के बराबर है। एक एक करके रॉकेट के हिस्से अलग होते जाते हैं और उपग्रह ऊंचाई की तरफ बढ़ता जाता है। चांद पर जाने वाला 3.9 टन का चंद्रयान 3 उपग्रह रॉकेट से छोड़ा जाता है। ये पृथ्वी की कई परिक्रमाएं करता है, फिर चांद तक के 3,84,000 किलोमीटर के सफर पर निकलता है, फिर धीमा किया जाता है ताकि चांद के गुरुत्वाकर्षण के दायरे में आ सके। चांद की कक्षा में ये कई दिन रहता है। इसरो के आदेश पर विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर के साथ चांद पर उतरने के लिए छोड़ा जाता है। ऑर्बिटर चांद का चक्कर काटता रहता है। विक्रम लैंडर के चांद पर उतरने के सबसे खतरनाक सफर, आतंक के कई मिनट की शुरुआत। ऑर्बिटर और लैंडर कैमरों के जरिए उतरने की सबसे बेहतर जगह ढूंढेंगे। लैंडर अंतिम बार चांद की सतह पर उतरने आएगा। एक रैंप के जरिए तिरंगा झंडा चांद पर उतरेगा। प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर उतारा जाएगा। चांद पर रोवर और लैंडर के 14 दिनों तक काम करने की उम्मीद। भारत चांद के ऊपर हमेशा के लिए अपनी अमिट छाप छोड़ेगा। इसरो के एनिमेशन के साथ पल्लव आगला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आइए अब सुनते हैं जो इस विभाग के मंत्री हैं, एमओएस जितेंद्र सिंह, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने हमसे बात की। हमारी अंतरिक्ष की यात्रा बड़े विलंब से प्रारंभ हुई थी, लेकिन आज हम अपना लोहा मनवाने में इस कदर कामयाब हुए हैं कि देश, जो विकसित देश जिन्होंने अपनी यात्रा हमसे कई बरस पहले प्रारंभ की थी, वो भी आज इस चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को बड़ी दिलचस्पी से, उत्सुकता से वॉच कर रहे हैं कि इससे क्या परिणाम निकलेंगे। उससे उनको भी लाभ पहुंचेगा। उनके आने वाले समय में जो नए नए प्रयोग होंगे, नए नए मिशन होंगे। और ये चंद्रयान के साथ एक और भी बात जुड़ी हुई है कि भले ही कुछ और दूसरे देशों ने चांद की धरती पर पहुंचने में कामयाबी पहले प्राप्त की हो, लेकिन चांद पर पानी के होने के, जल के होने के प्रमाण ले आकर आने वाला पहला मिशन भारत का ही था, चंद्रयान 1। यदि चंद्रयान 1 के माध्यम से जल के होने के प्रमाण आए तो इस बार साउथ पोलर एरिया में लैंडिंग होगी, जहां पे उस प्रकार के क्रेटर्स पाए जाते हैं जिनको लेकर के कुछ और अधिक प्रयोग करने में स्वतंत्रता रहेगी। इसके अतिरिक्त इन सिटू एक्सपेरिमेंट्स भी होंगी। तो जो हमें प्रमाण पहले मिले थे उससे कुछ आगे बढ़ करके कि चंद्रमा की धरती पर किस हद तक मानव जीवन की संभावना हो सकती है, ये भी। और स्टडिंग मून फ्रॉम द मून, अभी तक तो धरती से बैठ करके चंद्रमा की भिन्न भिन्न पहेलियों को सुलझाने का प्रयास किया जाता था। जहाँ पहेली नहीं सुलझती थी तो हम गीत गा करके ही संतोष प्राप्त कर लेते थे। अब वास्तव में चांद की पहेलियों को चांद की धरती से सुलझाने का काम होगा। स्टूडियो में मैं अब स्वागत करना चाहता हूं एक ऐसे इंसान का। आप ये समझिए कि जब भी स्पेस के बारे में बात हो तो ये चेहरा जो आप देख रहे हैं, ये चेहरा तुरंत सामने आता है। और मेरा तो एक और, मैं दर्शकों को बता दूं एक इंट्रोडक्शन, पल्लव बागला जी हमको बहुत छोटे से जानते हैं, क्योंकि आप दिल्ली में जहां रहते हैं वहीं पर हम भी रहते थे। और चांद सितारों की बात तब से हम सुन रहे हैं और लोग तो स्टूडियो में सुनते हैं। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है आमने सामने बात करने का। बहुत बहुत धन्यवाद पल्लव बागला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके संग जुड़ने में बहुत अच्छा लगा। दर्शकों को एक एक करके अगर हम समझाएं
कि आज क्या हुआ है, आगे क्या होगा, कब कैसे होगा, ताकि ये जो खुशी हो रही है लोगों को, 1.9 मिलियन लाइव व्यूज, मतलब पूरा देश ये देख रहा है और इंटरेस्टेड है इसमें। तो सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और पल्लव जी से बोलेंगे कि उन तस्वीरों को समझाएं कि आज दरअसल हुआ क्या। तो पल्लव जी, ये तस्वीरें हैं स्क्रीन पर, क्या हुआ आज जो आपने देखा वो कई सालों का एक तपस्या है इसरो के वैज्ञानिकों की। 2019 के बाद जब फेलियर हुआ था विक्रम लैंडर का चंद्रयान 2 में, उसको सुलझाया उन्होंने और लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से उसको आज श्रीहरिकोटा से धरती की कक्षा में प्रक्षेपित किया। ये एक बड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि धरती की ग्रेविटी से छोड़ के उसको ऊपर पहुंचाना ये बड़ा ही एक मुश्किल काम होता है और सबसे ज्यादा फेलियर इसी फेज में होते हैं। तो आज का काम जो है वो मुश्किल था, लेकिन लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसको कि मैं बाहुबली रॉकेट बोलता हूं, जो आपको दिख रहा है तस्वीरों में, ये बाहुबली, इसको बाहुबली बोलता हूं। तो ये बाहुबली रॉकेट जो है एकदम सक्षम तरीके से इसने आज 100% ये जो हम तस्वीरें अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे, ये रॉकेट है, ये बाहुबली रॉकेट ऊपर गया, उसके बाद फिर ये जो अर्थ की जो ग्रेविटी है उसको चीरते हुए इसने चंद्रयान को अब ऐसे ऑर्बिट में, अब वो घूमता रहेगा। अब वो धरती की कक्षा में घूम रहा है। एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, थोड़ा धरती के पास आता है और फिर थोड़ा दूर जाता है। चलिए, ये हो गया। ये जो आप समझा रहे हैं ये है सेकंड फेज। आइए वो तस्वीरें स्क्रीन पर डालते हैं ताकि लोगों को समझ में आए। अब आपको समझ में आया, पल्लव जी ने बताया कि ये रॉकेट उड़ा और ये जो आप देख रहे हैं उसके बाद वो आज का जो काम हुआ है कि हमने ये पा लिया है जो अभी हो रहा है। इसी जगह धरती के ब्लू प्लैनेट जो दिख रहा है इसके चारों बगल उसने छोड़ दिया है। तो वो ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा। अब चंद्रयान अपनी दम पे चांद की तरफ रवाना हो चुका है। और इसके आगे वो प्रोपल्शन मॉड्यूल। अब आइए सेकंड फुटेज आपको दिखाते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेकंड सेट। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वो फुटेज है कि किस तरीके से चंद्रयान जो है वो गोल गोल धरती के इर्द गिर्द घूम रहा है। ये जो दिख रहे हैं आपको, ये धरती के करीब घूम रहा है। इसको कई दिनों तक धरती के चक्कर लगाएगा, इसकी ऑर्बिट को बढ़ाया जाएगा, लंबा करा जाएगा और फिर मतलब अंडे की तरह गोल नहीं होगा, ऐसे ऐसे लंबा होता रहेगा। करेंगे और एक दिन जरा सा धक्का देके इसको चांद की तरफ भेज देंगे सीधा। और अगर इसमें है, अगर धक्का दे दो तो चांद की तरफ, अगर मंगल की तरफ भेजना है तो उधर धक्का दे दीजिए तो मंगल चला जाएगा। ये पल्लव जी आप अगर समझाएं, ये कुछ उस तरीके से है जैसे आप गुलेल को पीछे खींच के यूं छोड़ते हैं। बिल्कुल। हम आपके पास अगर बड़ा रॉकेट हो, बाहुबली का भी बड़ा भाई, तो आप सीधा भेज सकते हो, सीधा चांद पे चला जाएगा वो। लेकिन आपके पास इसमें इंसान तो है नहीं, रोबोट है, छोटा रॉकेट है, तो क्या करोगे? जब आपके पास ऑटो रिक्शा होगा तो आप ऑटो रिक्शा को इस्तेमाल करके अपनी निश्चित जगह पहुंचना है आपको, तो उसको ऊबर की तरह इस्तेमाल करिए और पहुंच जाइए। उसी तरह से आपने लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से इसको धरती की कक्षा में पहुंचाया, फिर धरती के ग्रेविटी को यूज करके आप चांद की तरफ जाएंगे। वही गुलेल की तरीके से खींचा और आगे बढ़ा दिया इसको हर बारी कर करके। तो ये काम जो है बोलने में आसान है लेकिन बहुत गहरी मैथमेटिक्स है इसमें, और जरा सी भी गलती हो जाए तो फेल हो जाता है। तो जो अभी पल्लव जी बता रहे हैं हो क्या रहा है, ये चंद्रयान पहुंच गया, धरती के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब धरती की जो ग्रेविटी है उसकी वजह से वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसको धरती की ग्रेविटी से वापस आएगा और फिर इसको ऊपर की ओर, तो ये रिंग लंबी होती जाएगी। मतलब वो एक दिशा में धरती से और दूर धीरे धीरे जाता रहेगा। ठीक है, यही ये रिंग बन रही है। और फिर अब आते हैं तीसरे सेट पर, वो आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये धीरे धीरे करते करते फिर चांद के ऑर्बिट में आ जाएगा। फिर देखिए वहां घूमेगा। चांद की गिरफ्त में आना बड़ा मुश्किल काम होता है। आपने भेजा, अगर चांद की ग्रेविटी में कैच करने की उसकी वेलोसिटी से ज्यादा हुई तो वो टच करके बाहर चला जाएगा और फ्लाई बाय मिशन बन जाएगा। इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि चांद उसको अपने गिरफ्त में ले ले और मोहब्बत से अपने पास बुला ले और अंदर घूमने लगे चांद के चारों बगल। और ये सब कैलकुलेशन होती कैलकुलेशन तो होती है, लेकिन बहुत मुश्किल जटिल काम है। प्रिसीजन चाहिए, बहुत प्रिसीजन चाहिए। ये इसरो ने इसकी बहुत सटीक तरीके से उन्होंने तैयारी कर रखी है। ये पहले भी किया है हमने। ये यहां तक तो
मुझे उम्मीद है कि बहुत कर ही लेंगे वो लोग, क्योंकि ये कर चुके हैं हम जी। और एक बारी जब चांद की गिरफ्त में आ जाए, जब चांद की मोहब्बत में आ जाए, उसके बाद जैसे हमने धरती पे उसकी कक्षा को बड़ा किया था, अब वो लंबी कक्षा से उसको छोटा करेंगे, छोटा करा जाएगा। तो धीरे धीरे करके, और यहां पर आते हैं हम स्टेज नंबर 4, जहां पर चंद्रयान 2 फेल हुआ था। इसके बाद ये है स्टेज नंबर 4 जी। इसके बाद गोल गोल करके जब वो आ जाएगा 100 किलोमीटर की ऑर्बिट पे ले आएंगे, सर्कुलर ऑर्बिट में। फिर उसको 23 अगस्त को जब छोड़ा जाएगा, एक जगह से छोड़ेंगे नॉर्थ पोल के करीब से, और वो वापस उसको पहुंचाया जाएगा साउथ पोल पे। प्रोपल्शन मॉड्यूल से ये विक्रम लैंडर हटेगा, जो हम देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे। ये तो विक्रम लैंडर देख रहे हैं, प्रज्ञान रोवर दिख रहा है आपको। ये तो थोड़ी देर की स्टेज है। इसके पहले जब अभी प्रज्ञान रोवर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, जो कि धरती की चांद की सतह पे इसरो का अपना लोगो छोड़ेगा, तो परमानेंट इम्प्रिंट छोड़ा जाएगा। लेकिन पहले प्रोपल्शन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर हटेगा, और फिर वो 17-18 मिनट का जो एक टाइम है, जिसको एक फ्लाइट ऑफ टेरर बोलते हैं, क्योंकि उसमें उसको धीमा हो, पहले नीचे आना है, फिर धीमा होना है, चेक करना है, गड्ढे नहीं है, पत्थर नहीं है, सब कुछ चेक करके सेफली लैंड करना है। पिछली बारी यहीं पे हमारा विक्रम लैंडर फेल किया था। अब की से इसरो ने बहुत सबक सीखे हैं। पिछली बारी विक्रम लैंडर में 5 इंजन थे, बनाया विक्रम लैंडर 4 इंजन के साथ गया था। किसी ने बड़ी हिम्मत करके उसमें एक लास्ट में 5वां इंजन और लगा दिया, उसके कारण सारा उसका खेल बदल गया और विक्रम लैंडर लास्ट में फेल हो गया। अब की से वो 5वां इंजन हट गया है, 4 इंजन हैं, और उसकी टेस्टिंग बहुत जबरदस्त तरीके से की गई है। धरती पे खूब टेस्ट हुआ, सिमुलेशन जिसको कहते हैं, टेस्ट हुआ। एक सतह बनाई गई थी जो कि चांद की सतह दिखती है, और उसके ऊपर से उसको सिमुलेशन करके टेस्ट किया, और उसके बाद उसको अब भेजा गया है। अभी भी काम बड़ा मुश्किल है। देखिए, जब भारत का फेल हुआ, उसके बाद इजराइल का फेल हुआ, जापान का फेल हुआ, तो ये काम बड़ा मुश्किल है। जब किया था तब भी हम चौथे देश बन रहे थे, आज भी अगर अगस्त में सक्सेसफुल हुआ तो चौथे ही देश बनेंगे। बिल्कुल। और लेकिन जब विक्रम लैंडर लैंड कर जाएगा, तब उसमें से प्रज्ञान रोवर बाहर निकलेगा, और ये करा जाएगा चांद के सवेरे पे। चांद का जो दिन है वो 14 दिन का होता है, धरती के 14 दिन का। 14 दिन सवेरा रहता है, 14 दिन अंधेरे रहते हैं। तो 14 दिन का जो डॉन होगा, उसमें इसको उतारा जाएगा, क्योंकि ये सोलर पावर है, ताकि सूर्य की ऊर्जा इस्तेमाल करके वो अपना काम करे जो उसको काम करना है। ये आपने बड़ी अहमियत वाली बात बताई। अब ये समझते हैं, जो आपने यहाँ मास्टर क्लास ली है, वो मैं कितना समझ पाया हूं मैं आपको बताऊंगा, आप मुझे बताइएगा मैं ठीक से समझ पाया है। अरे संकेत, आपके संकेत बड़े नहीं। सबसे पहले वो आज की स्टेज है, ये रॉकेट उड़ा, रॉकेट ने उसको पृथ्वी की कक्षा में ले आया, अब वो वहां गोल गोल घूम रहा है। उसके बाद जैसे कि गुलेल होता है, वो स्लिंग शॉट की तरह ये ऐसे ऐसे करके वो ऑर्बिट से और दूर जाता रहेगा, और ये प्रक्रिया कुछ समय लेगी। फिर धीरे धीरे वो जैसे पृथ्वी से दूर जा रहा है, तो एक उसको इशारा दिया जाएगा कि अब मून की ऑर्बिट में चले जाओ, अब आप चलो चांद की तरफ चलो, चांद को छुओ। तो फिर वो धीरे धीरे चांद, और जो जैसे धरती से दूर गया वो गोल गोल घूम के चांद के पास आएगा, और लास्ट में वो धीरे धीरे करके नीचे आएगा, चेक करेगा कि मैं जहां लैंड कर रहा हूं वहां गड्ढे वड्ढे तो नहीं है, और फिर वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग होनी है। बिल्कुल, और सॉफ्ट फिर लैंडिंग बहुत जरूरी है। फिर और यहीं पर चंद्रयान 2 फेल किया था। फिर वो खुलेगा, उसके अंदर से प्रज्ञान रोवर निकलेगा, वो जाकर के फिर अपना डेटा जो भी है 14 दिन, क्योंकि वो बिजली से चलता है, वो 14 दिन में, सूर्योदय से, तो वो वहां से अपनी इंफॉर्मेशन जो भी लेगा वो पृथ्वी भेजेगा, और एक अमिट छाप छोड़ेगा इसरो की। बिल्कुल। देखिए, इसमें एक और समझने की बात है संकेत, जब प्रज्ञान रोवर निकलेगा, प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर की तस्वीर लेगा, और विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर की तस्वीर लेगा, और दोनों पे भारत के झंडे की छाप है। तो चांद की सतह से अगस्त में अगर सब कुछ सही हुआ, तो पहली बार चांद की सतह से सेल्फी आएंगी, हिंदुस्तान की अपनी ली हुई सेल्फी, वो दिखेंगी। और उसके बाद
कार्यक्रम शुरू होगा जो वैज्ञानिक कार्यक्रम है। एक और चीज समझने की जरूरत है संकेत, बाकी सब देश जो गए हैं आज तक चांद की सतह पे सॉफ्ट लैंडिंग की है, सबने इक्वेटोरियल रीजन ऑफ मून पे किया है। हिंदुस्तान ने इसको साउथ पोल की तरफ किया है और उसका एक कारण है, वो अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, तो नई चीज मिलेगी। और दूसरा 2008 में जब चंद्रयान 1 हुआ था, उसमें से एक मून इंपैक्ट प्रोब निकला था और वो उसी साउथ पोल रीजन में लैंड किया था। बहुत खूब। तो 2008 में भारत ने अपना झंडा चांद की सतह पे पहुंचा दिया था। अब उसको नेक्स्ट लेवल पर लेके उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं। और एक और छोटी सी चीज ऐड करता हूं 1 मिनट में। ये जो एरिया है, पहले 500 बाय 500 मीटर का एरिया था, इसको बढ़ा करके करीब 10 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिसमें लैंडिंग होगी। अब उसको मैंने, जैसे मंगलयान के टाइम पे हुआ और टाइम पे हुआ, उस एरिया का मैंने एक नाम दिया है। उसका नाम मैंने दिया है कलाम विहार। वो 10 स्क्वायर किलोमीटर का साउथ पोल रीजन का एरिया है, क्योंकि जब मून इंपैक्ट प्रोब बना था चंद्रयान 1 में, वो भारत के पूर्व प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि अगर आप चांद पे जा रहे हो तो चांद की सतह पे झंडा जरूर लगाओ। और देखिए, उनका सोच बहुत बड़ी थी। अभी प्रेसिडेंट बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आर्टिमिस अकॉर्ड साइन किया। आर्टिमिस अकॉर्ड में कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में चांद पे मालिकियत की बात आएगी। बिल्कुल। और वो आएगी तो भारत है। झंडा गाड़ने की बात उन्होंने झंडा गाड़ने की बात इसलिए कही थी उन्होंने। बहुत अहम बात। और अंत में बस यही कहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे से समझाने के लिए। और एक बार स्क्रीन पर फिर से वो दिखा देते हैं जिससे हमने कार्यक्रम शुरू किया था, जब हमने लिख करके बताया था कि हम और पूरा देश ये चाहता है और ये मानता है कि ये जो चंद्रयान 3 है ये जाके चांद छू लेगा। तो जाओ छू लो चांद। इसी उम्मीद के साथ हम इंतजार करेंगे जब अगली बार कुछ फुटेज आएगी या अगले स्टेज पर पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पल्लव बागला जी। थैंक यू संकेत। आइए अब रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। देखिए, सिर्फ चंद्रयान ही आसमान नहीं छू रहा है, टमाटर के दाम भी आसमान पर। कभी इस देश में ऐसा शोर प्याज को लेकर के दिखता था, सड़कों पर प्रदर्शन और जनता में रोष दिखता था। अब ये सब कितना है ये सब तो नहीं पता है, लेकिन सब्जी मंडी से लेकर किचन तक अगर आज किसी की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है तो वो टमाटर है। और इसी वजह से अब क्योंकि मंगलयान मोड में, चंद्रयान मोड में है हम, तो क्योंकि ये स्पेस में तो हमें चंद्रयान को भेजना था, लेकिन स्पेस पर आसमान छू रहा है दाम टमाटर का, तो हम तो टमाटर से यही कह सकते हैं कि लौटाओ लाल, धरती पर आ जाओ। कभी आलू प्याज की तरह दुकानों पर दिखने वाला टमाटर अब सेब अनार को टक्कर दे रहा है। सब्जी की दुकानों पर भी 4-5 किलो से ज्यादा आपको टमाटर शायद ही एक साथ दिखे। कीमतें बढ़नी शुरू हो गई हैं, तो बात शतक की हुई, लेकिन अब कहानी दोहरे शतक की है। 200 रुपए से किलो, आप ये समझिए इतना दाम, कहीं कहीं 250 रुपए किलो। लेकिन ये जान लीजिए बाकी सब्जियों के दाम भी आसमान पर। हालांकि राहत की कोशिशें शुरू जरूर हुई हैं। अभी आज ही की बात करें तो नेफेड और एनसीसीएफ के मोबाइल और रिटेल आउटलेट पर देश के कई शहरों में टमाटर की बिक्री का दावा है। दिल्ली, एनसीआर, पटना सहित कई शहरों में बिक्री की बात कही जा रही है। यहां टमाटर सस्ता मिलना शुरू हुआ है। दिल्ली एनसीआर 20 मोबाइल सेंटर और 5 एनसीसीएफ केंद्रों पर टमाटर बेचा जा रहा है। कीमत है 90 रुपए किलो और एक उपभोक्ता को सिर्फ 2 किलो टमाटर मिलेगा। तो आपके इलाके में टमाटर किस रेट पे बिक रहा है? 300 से लेकर 350 तक। 300? किस इलाके में रहते हैं? द्वारका मोड़। द्वारका मोड़ भी। हमारे इलाके में 200 रुपए किलो है। 200 रुपए। आप कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं बदरपुर के पास। बदरपुर के पास। बदरपुर के पास। तो ये जानकारी आपको कैसे मिली यहाँ सस्ता? नहीं, सवेरे ड्यूटी यहीं पे आते हैं। अच्छा, यहीं पे करते हैं ड्यूटी, इसलिए यहाँ पर पता लग गया। अब एनसीसीएफ का कहना है कि पहले दिन दिल्ली एनसीआर में 17,000 किलो टमाटर बिका है। रविवार को यह बिक्री 40,000 किलो तक ले जाने की तैयारी की जा रही है। आज करीब 70,000 केजीज आए थे, कल उससे थोड़ा ज़्यादा आएगा, 6-7 हज़ार केजी और आएगा। और
परसों से मेरे ख्याल से डबल हो जाएगा। उसके बाद अगर ज़रूरत है तो हम और बढ़ाएंगे। हमारा बात हो चुका है मंडियों से, किसानों से, एफपीओ से, और हमारी ये उम्मीद है कि अधिक लोगों के बीच में ये सस्ता टमाटर हम लेके जा पाएगा और बिक्री हो पाएगा। सरकार ने इसी बुधवार को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से टमाटर की खरीद के निर्देश दिए। हालांकि तब यह सवाल भी उठा कि इन राज्यों में भी तो टमाटर सस्ते नहीं हैं, तो टमाटर कैसे सस्ता मिलेगा। बहरहाल वो प्रयास किया गया, कुछ जगहों पर सस्ता मिल रहा है, लेकिन ये तो कुछ जगहों पर मिल रहा है ना। ये इतनी सी राहत, ठीक है राहत है और उसको मानना चाहिए, राहत है। 250 रुपए की चीज 90 रुपए में मिल रही है, लेकिन ये क्या सब लोगों की आपूर्ति कर पाएगी? 200-250 रुपए किलो आम उपभोक्ता को जो टमाटर मिल रहा है, उसको तो उसके घर के आसपास, अब टमाटर लेने कोई स्पेशली तो लाइन में लगेगा नहीं, जाएगा नहीं, तो घर के आसपास अभी भी थोक में जो लोगों के पास टमाटर है वो अभी भी उतना ही महंगा है। दिल्ली की मंडियों से और वहां पर क्या हालात हैं दामों के, ये बता रहे हैं हिमांशु शेखर मिश्रा। मैं इस वक्त ओखला मंडी में हूँ और यहाँ पर टमाटर 150 रुपए किलो आज बिक रहा है। और यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं जो काफी दूर से यहाँ पर आई हैं। टमाटर क्या कितने दिन से महंगा है? मुझे लग रहा है 1 वीक से महंगा हुआ है। एक वीक से ज्यादा हो गया। तो आपका खर्च कितना बढ़ा है? टमाटर तो 150 रुपए किलो बिक रहा है। अभी पहले मैं 2.5 किलो लेके जाती थी, अब 1 किलो लेके जा रही हूँ। 1 किलो लेके जा रही हैं। तो ये किचन का बजट पे असर पड़ा है? बहुत डेफिनेटली असर तो पड़ा ही है। जस्ट डबल से भी मोर देन डबल हो गया रेट, 5 टाइम्स। लास्ट वीक 80, 60, 80, देन 150। तो एक हफ्ते में दुगुना हो गया? 1 वीक में दुगुना हो गया इसी मंडी में। तो अभी बाढ़ भी आई हुई है, उससे भी बहुत परेशानी है, ट्रांसपोर्ट बाधित हुआ है। हाँ, तो बारिश का ही असर टमाटर पे है। सिर्फ टमाटर पे नहीं, सब्जी पे या तो और भी सब्जियां महंगी हुई? हाँ, सब्जियां महंगी हुई है। और ये तो मंडी का रेट है, पर जो शहर गलियों में, कॉलोनीज में जो बिकता है वहाँ पर क्या है? वो 250 रुपए किलो है। 250 रुपए किलो कॉलोनी में 250 रुपए किलो हो गया टमाटर आपकी कॉलोनी में? हाँ, 250 रुपए। ये जो बैगन है यहाँ पर आज, इसका क्या रेट है? 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो बैगन का रेट है? बैगन 100 रुपए किलो जी। तो ये कब से महंगा हुआ है? महीने बारिश होगी जब से हो रहा है, महीना करीब हो गया। अच्छा, तो पहले कितना मिलता था 2-3 हफ्ते पहले? ये बिक रहा 80 रुपए, 40 रुपए, 60 रुपए, 40 रुपए। तो दोगुना से भी ज्यादा महंगा हो गया है बैगन। ये नंबर 2 का है, नंबर 1 का बिक रहा है 200 रुपए किलो। अच्छा, और जो दूसरी सब्जियां हैं वो भी महंगी हुई है? टिंडा 80 रुपए किलो है, लौकी 50 रुपए किलो है। टिंडा पहले कितना कीमत था? 30 रुपए, 40 रुपए, वो भी 80 रुपए किलो हो गया। 80 रुपए। ओखला मंडी में भिंडी की कीमत जो है वो 30 रुपए से बढ़कर 60 रुपए प्रति किलो हो गई है। क्या वजह है कि भिंडी इतनी महंगी हुई? ये बारिश ने लगातार हुआ है, इस वजह से, बाढ़ की वजह से। बाढ़ की वजह? जी, बाढ़ और होता रहेगा तो और रेट बढ़ता रहेगा। चेतन, आप कहाँ से आए हैं? सर मैं मालवीय नगर, साउथ दिल्ली मालवीय नगर से। मालवीय नगर से आप इस मंडी में आए हैं? मैं पहली बार आया हूँ। लिटरली आई एम स्पीचलेस। 60 रुपए पाव टमाटर मेरे बस की नहीं खाना। मैंने सोचा मंडी में सस्ता मिलेगा, यहाँ पे भी वही रेट है। और शिमला मिर्च 280 और कोई सब्जी नहीं मिल रही। तोरी, टिंडा और परमल, बस यही 3-4 सब्जियां है ही नहीं मार्केट में। वो सब्जियां मैंने सोचा कुछ सब्जी मिल जाए, सब्जी नहीं है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, तो आपके कॉलोनी में क्या रेट है? यानी और ज्यादा है इससे भी? सर दुगना है, वो पॉश एरिया है। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि ये हालत सिर्फ दिल्ली और एनसीआर की है तो आप गलत हैं। कई शहरों का यही हाल है। मुंबई में सब्जी मंडी में भी सारी सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं। तो सिर्फ टमाटर की हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है उसके भाव ज्यादा बढ़े हैं, आउट ऑफ स्पेस चला गया उसका दाम, लेकिन और सब्जियों पर भी इसका असर है। अब एक वजह बारिश तो है, लेकिन क्या सिर्फ बारिश ही वजह है? यह कहना मुश्किल है। मुंबई की सब्जी मंडी से पूजा भारद्वाज की ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई शहर के सबसे पॉश इलाकों में से एक अंधेरी के लोखंडवाला मार्केट में है और यहाँ पर फुटकर बाजारों में किस तरह से सब्जी किस कीमत में मिल रही है समझने की कोशिश करेंगे। सब्जी विक्रेता इस वक्त हमारे साथ है। सर, क्या नाम है आपका? अनिल गुप्ता नाम है। क्या सबसे महंगी कौन सी सब्जी मिल रही है आपकी? टमाटर भी हाल 2 क्वालिटी आ रहे हैं अभी तो। अच्छा, एक 160 और एक 170 है। तो अभी ग्राहक जैसे पहले खरीद रहे थे
वैसे खरीदारी अभी हो रही है? नहीं, अभी कस्टमर लोग पाव किलो लेके जा रहे, पहले 2 किलो लेके जा रहे थे, अभी नहीं 2-2 किलो लेके जाते, तभी आधा किलो लेके जा रहे हैं। इनका दिखता है नेक्स्ट अगस्त से भाव गिरेगा, ये मंथ में नहीं गिरने वाला। जुलाई में नहीं गिरेगा? जुलाई में नहीं। कुछ ग्राहक भी है? हाँ, 200 रुपये टच होएगा टमाटर इस बार, महाराष्ट्र में 200 रुपये टमाटर जाएगा। ठीक है। ये सब्जी विक्रेता है जो कह रहे हैं कि 200 रुपए तक प्रति किलो टमाटर की कीमत जा सकती है। कुछ ग्राहक इस वक्त हमारे साथ हैं। मैम, क्या नाम है आपका? अर्चना गुप्ता। क्या कहेंगी, सबसे महंगी यहाँ पे सब्जी टमाटर है और बहुत है, सारी सब्जियाँ महंगी हो गई। अदरक तो बहुत ज़्यादा महंगा है, सबसे ज़्यादा तो अदरक ही है। अब एक टमाटर डालती, पहले 2-2, 3-3 डालती थी, अभी एक टमाटर में कभी नहीं डालती टमाटर, ऐसे है। क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र में टमाटर की खपत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। बजट बिगड़ गया एकदम किचन का, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। मैम, कैसे हाउसवाइफ्स के लिए क्या मुश्किलें हो रही हैं? बहुत ज़्यादा, सब कुछ महंगा है, क्या लें और क्या नहीं लें। अदरक भी, टमाटर बहुत ज़्यादा ही हो गया। और सब्जी लेना बारिश की वजह से महंगी है कि किस वजह से महंगी है पता नहीं, लेकिन ज़्यादा ही महंगी। जैसा कि बता रहे हैं कि जुलाई महीने में कुछ ऐसा ही रहने वाला है। अब खरीदेंगे पाव लेंगे, जहाँ आधी किलो 1 किलो लेते थे 2 किलो, अभी आधी किलो पाव लेंगे, आधी किलो भी नहीं पाव लेंगे। अब तो ज़्यादा ही महंगी है ना, इस वजह से। थोड़ा तो फ़र्क पड़ा ही है, क्योंकि टमाटर 3 हफ्ते पहले 40 रुपये किलो था, अभी बढ़ के 140 रुपये किलो हो गया है, तो बजट तो थोड़ा सा। पॉकेट पर कितना फ़र्क पड़ा है? आज समझ लीजिए हफ्ते में 200 रुपये तो बढ़ ही जाता है ना। स्वाद बिगड़ा है क्या, जितनी कीमतें बढ़ गई हैं? सब बहुत फ़र्क पड़ गया है। बताएंगी कब से और क्या फ़र्क पड़ा है? हर चीज़ का भी भाव तो बढ़ते ही जा रहे हैं, जैसे अभी इन्होंने ही बताया कि 140 है, तो मिडिल क्लास लोगों को ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जो रिच है उनको तो सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उनको बहुत फ़र्क पड़ता है ना। जी, बहुत लोग ऐसे हैं जो मार्केट में पहुंच रहे हैं, कह रहे हैं जहां हम पहले 40 रुपए किलो टमाटर खरीद रहे थे, अभी हम 1 पाव 40 रुपये था, 50 रुपये, तो वही मतलब कम डालेंगे, उसको अवॉइड करेंगे। जैसे हमारे घर में ही अभी हफ्ते में 2-3 दिन टमाटर का सूप बन जाता है, अभी वो अवॉइड करते हैं, नहीं बनाते हैं, ऐसा तो फ़र्क तो पड़ेगा। बाकी सब सब्जियाँ का भी 100, 125, 150 रुपया भाव हो गया है। तो टमाटर से हमारी यही रिक्वेस्ट है, जैसे कि हम शुरुआत में भी कह रहे थे कि लौटाओ लाल। अब देखिए, सरकार का ये कहना है कि धीरे धीरे राहत मिलेगी, तो आपको बताएंगे बारिश का हाल और राजधानी किस तरीके से डूबी है पानी में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उस पर पानी पड़ गया है। आप सोचिए, राजघाट तक में पानी भर गया है और कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। यमुना का जल स्तर स्थिर हुआ है, लेकिन अभी भी पानी भरा हुआ है। ये चुनौती कितनी विकराल है और कैसे ये धीरे धीरे सही होगी। आज दिन भर हमारे रिपोर्टर्स मैदान में रहे, उन्होंने रिपोर्ट्स फाइल की हैं। इस वक्त हम प्रियदर्शनी कॉलोनी में है, जो जमुना बाजार में है और यमुना के दूसरी तरफ है। और यहाँ पे देखिए मदद कैसे पहुँचाई जा रही है। ये पानी के बॉटल हैं, जो लोग घरों में हैं उनके लिए ये पानी की बॉटल पहुँचाने की कोशिश जो है वो अलग अलग जो लोग जुड़े हुए हैं संस्थाओं से, वो पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से लोग बकेट नीचे गिरा रहे हैं और साथ में वो पानी जो है वो पानी उनमें उनके बकेट में डाली जा रही है। तो आप देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो जाकर वहाँ पे पानी का बॉटल देने का काम जो है वो कर रहे हैं। किस तरीके से चल रहा है प्यास बुझाने का काम, वो समझ सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर बिजली की सप्लाई बाधित है, पानी जो जल बोर्ड से आता था उसकी सप्लाई बाधित है। तो ऐसे में ये पीने का पानी जो है वो मुहैया करवाने का काम कर रहे हैं, जो बकेट में बॉटल दे रहे हैं ताकि लोगों की मदद हो पाए। साथ में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जो है अभी इस प्रियदर्शनी कॉलोनी में एनडीआरएफ की तरफ से चल रहा है। फिलहाल इस वक्त हम लाल किला के पिछले हिस्से के पास हैं और यहाँ पर जहाँ पे गाड़ियाँ दौड़ती थीं अब बोट चल रहा है और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। इस वक्त लोगों के लिए रिलीफ और रेस्क्यू दोनों ही बहुत ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं कि ये लाल किला का पिछला हिस्सा जो आपको राजघाट की तरफ ले जाता है, आईटीओ की तरफ ले जाता है कश्मीरी गेट से, वहाँ पर फ़िलहाल बोट चल रहा है और बोट के ज़रिए जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने की एक कोशिश और कवायद फ़िलहाल यहाँ पर की जा रही है एनडीआरएफ के ज़रिए। एनडीआरएफ के सब इंस्पेक्टर विजय कुमार हैं जो यमुना बाज़ार का इलाका है, यहाँ पर इनकी टीम तैनात है, द्वारका की टीम है।
16 टीमें लगी हैं। यहाँ से आप लोगों ने कितने लोगों को रेस्क्यू किया है पिछले 3 दिनों में? सर यमुना बाजार के इलाके से हमने अप्रोक्स 300 लोगों को रेस्क्यू किया और अप्रोक्स 150 लाइव स्टॉक्स को रेस्क्यू किया है, जिसमें काव है, बफेलोज है और डॉग्स है, जिनको हमने रेस्क्यू किया है अभी तक। एक चुनौती जो आप याद कर पा रहे हो इस इलाके में, जो आप लोगों के सामने में आई होगी आपस में बातचीत में भी और देखने पर भी? सर चुनौती जो आ रही है वो उन लोगों के साथ आ रही है जो लोग निकलना नहीं चाह रहे, अपने इलाके को छोड़ के, अपने मकानों को छोड़ के निकल नहीं रहे हैं। बस वो हमारे लिए थोड़ा बहुत चुनौतीपूर्ण हो रहा है। उनको समझा रहे हैं, कुछ लोग तो समझ रहे हैं, वो आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं समझ रहे, वो अभी भी घरों के ऊपर है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में उनको भी हमें रेस्क्यू करना पड़े। कोई ऐसी कोई खबर जो लोगों को परेशान कर रही हो, जो आपने देखा हो? अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई है? नहीं सर, ऐसी कोई खबर नहीं आई है अभी तक। हमारे पास तो ऐसी कोई खबर नहीं आई कि कोई अनहोनी हुई है किसी के साथ या नहीं हुई है। बट लोगों का कहना है कि उनके घरों से थोड़ा बहुत सामान वगैरह चोरी हो रहा है, तो वो एक थोड़ी सी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है लोगों के लिए, बाकी सब नॉर्मल है। फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी के मेमोरियल के बाहर कमर तक पानी पहुंच चुका है। सिर्फ बाहर ही नहीं, पर अंदर जाते जाते ये पानी का लेवल सिर्फ बढ़ रहा है। जहां मैं खड़ी हूं वहां आप देख पा रहे हैं कि पानी मेरी कमर तक पहुंचने वाला है, बस यहीं पर जितना हम आगे जाएंगे उतना पानी बढ़ रहा है। और क्योंकि ये ढलान है, आगे जाकर पानी गले के लेवल तक भी पहुंच सकता है और उसके ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि पानी का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ रहा है यहाँ राजघाट पर। अगर मैं आपको बताती नहीं कि मैं राजघाट पर खड़ी हूँ तो ये समझना मुश्किल होता, ये यकीन करना मुश्किल होता कि ये कोई फ्लड प्लेन्स नहीं है या ये कोई नदी के बीच में मैं नहीं खड़ी हूँ, क्योंकि ऐसा सीन दिल्ली ने पहले कभी नहीं देखा है। इतनी बड़ी इतने भयानक फ्लड्स दिल्ली में पहले नहीं आए हैं। और इसका अंदाज़ा मैं आपको एक बहुत अहम चीज़ से देती हूँ, एक बहुत अहम जो पार्ट है राजघाट का, उससे मैं आपको इसका अंदाज़ा देती हूँ। यहाँ पर राजघाट का नेम प्लेट है। ये जो आप स्टोन देख रहे हैं, जहाँ पर महात्मा गांधी का नाम भी लिखा है, अभी मेरे कैमरा पर्सन अशोक महाले आपको दिखाएंगे कि ये जो आप स्टोन देख रहे हैं, यहाँ पर जहाँ पर महात्मा गांधी का नाम लिखा है, यहीं बीच में राजघाट लिखा होता था ब्लैक कलर की टेक्स्ट में, पर वो अब पूरी तरह से पानी के अंदर डूब चुका है। आप नहीं देख सकते कि यहाँ पर राजघाट लिखा है। मेरे पीछे जो आप एक काली झोपड़ी का रूफ देख पा रहे हैं, वो ऐसे बहुत से झोपड़ियों के बीच है जो अब पूरी तरह से पानी के अंदर है। उस एक झोपड़ी का आप रूफ तो अभी देख पा रहे हैं, पर और यहाँ पर बहुत सी झोपड़ियाँ हैं जो बिल्कुल आप देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अभी पानी के अंदर हैं। ये दिल्ली का मयूर विहार इलाका है, जहाँ पर हज़ारों लोग रहते थे एक समय पर अब यहाँ पर यमुना नदी के ओवरफ्लो होने की वजह से, यमुना नदी का रिकॉर्ड हाई लेवल पर बहने की वजह से सब कुछ पानी में डूब चुका है। लोगों के घर, लोगों के सामान, उनकी गाड़ी, उनकी बाइक, सब पानी के अंदर हैं, ऐसा वो हमें बता रहे हैं। और यहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया गया है, पर लोग यहाँ पर टेम्प्रेरी शेल्टर्स में रह रहे हैं। कुछ सब लोगों को सरकार के शेल्टर्स में जगह नहीं मिली है, वो शेल्टर्स पीछे हैं, वहाँ वाइट टेंट्स जो आपको दिख रहे हैं, तो इसलिए ये लोग यहाँ अपने टेम्प्रेरी शेल्टर्स में रह रहे हैं। कितनी देर लगती है ये पूरी लाइन ख़त्म होने में, खाना मिलने में? 2 घंटे लग जाते हैं कम से कम। 2 घंटे में खाना मिलता है। और ये एक एनजीओ है, पर क्या सरकार से कभी खाना मिलता है? सरकार की तरफ से आ रही है खाना। ये एक एनजीओ की तरफ से खाना आ रहा है। अभी ये पता नहीं किसकी तरफ से आ रहा है, हम लोग खाना भाई मिल रहा है। मिल रहा है, हाँ। कहीं ना कहीं से। हाँ। जी बताइए। बढ़िया बढ़िया मिल रहा जी, खाना मिल रहा है? हाँ, सब कुछ मिल रहा, पानी खाना सब मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। अच्छा, तो आप लोगों के भी घर डूब गए उधर पानी में? डूब गया है, सब क्या है, सामान वहीं पड़ा है। वो सब तो डूबे पड़े हैं, कुछ भी निकलना ही नहीं है। तो क्या गैस चूल्हे कुछ ला पाए खाना बनाने के लिए? कुछ भी नहीं ला पाए हैं, सारा वहीं पर रह गया पानी में। तो गैस चूल्हा भी नहीं है? नहीं। तो आपको इन्हीं लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है खाने के? सहारा नहीं सबके है। अगर ये नहीं होंगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा। मरेंगे। मैं इस वक्त आईटीओ पर मौजूद हूं और ये आईटीओ जो है वो काफी एक व्यस्त ट्रैफिक जंक्शन है। दक्षिणी दिल्ली को पूर्वी दिल्ली से जोड़ता है, मध्य दिल्ली को यमुना पार्क से जोड़ता है, आउटर दिल्ली से जोड़ता है। ये आप देखिए झील जैसा नज़ारा है। भैया आप जो है ये देखिए, ये कहा गया कि रविवार तक जो है वो वर्क फ्रॉम होम काम करिए, लेकिन आप सोचिए कि जो छोटा मोटा रोजगार करके दिल्ली में अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं, वो कैसे घर बैठकर काम करेंगे। चाचा कहाँ से आ रहे हैं, कितनी दिक्कत हुई?
सर दिक्कत तो पूरा घूम कर आ रहे हैं आईटीओ, कहीं से अंदर नहीं आने दे रहे, और ऑफिस खुद जाना है सर काम करने, तो जा रहे हैं। ऑफिस जाना है? ये तो कहा जा रहा है संडे तक बंद कर दिया गया है, ऑफिस घर से काम करिए। नहीं सर, ऐसे ऑर्डर मिले नहीं है, तो जब तक ऑर्डर नहीं मिलेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा। ये देखिए, आज अगर दिल्ली की सड़कों पर आपको चलना है ना, तो जूता आपके हाथों में या आपके गाड़ियों में होना चाहिए, पैंट की जगह आप निकर में आ जाने चाहिए, तब आप दिल्ली के इस झील जैसे सड़कों पर चल सकेंगे। ये सोचिए, ये आईटीओ है और यहाँ का ये हाल है, तो आप सोचिए कि और इलाकों के क्या हालत होंगे। आप कहाँ से आ रहे हैं? तो मिंटो रोड से ही आ रहे हैं सर। मिंटो रोड से, और जाना कहाँ पे है? ये आईपी भवन। तो आईपी भवन में भी तो पानी भरा हुआ है। जाना तो पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सूचना देना पड़ेगा ना अधिकारी सबको। अच्छा, पानी भर गया है? तभी तो मानेंगे ना सर। अच्छा, हाँ। ये भी एक चुनौती है।